ॐ वर्णानामतिसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकं सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षीं विद्यां देहि नमस्तुते। ओम सरस्वत्यै नमः। तो मित्रों, हम आपके साथ जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई थी, प्रशासन में नैतिकता विषय पर, इनसे विषय से जुड़े जो रिपोर्ट थे उसको साझा कर रहा था। चंदन कुमार मिश्रा आगे इनसे जुड़ी बातों को आपके साथ साझा करता हूँ। एक तालिका दी गई है जिसमें कि उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियों की अंतर्राष्ट्रीय तुलना की चर्चा की गई है। आइए इसको जानते हैं। जैसे देश है और देश में उच्चतम न्यायालय का नाम है, फिर इनके नियुक्त करने वाले प्राधिकारी कौन हैं, इनका विवरण दिया गया है और नियुक्ति प्रक्रिया क्या होती है इसकी चर्चा की गई है। यूनाइटेड किंगडम का उच्चतम न्यायालय धारा 23(1) में इसकी व्याख्या की गई है। फुटनोट्स 32 में इसको जान सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में 12 न्यायाधीश होते हैं यूनाइटेड किंगडम में, जो हर मैजेस्टी द्वारा लेटर्स पेटेंट से नियुक्त किए जाते हैं धारा 23(2) के अनुसार। इस संबंध में ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री द्वारा एक सिफारिश की जाती है जिनको धारा 26 में चर्चा की गई है। जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, चयन के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करने के लिए लॉर्ड चांसलर को एक चयन कमीशन बुलाना पड़ता है। चयन कमीशन 5 सदस्यों का होता है, जिसमें राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का उपाध्यक्ष और निम्नलिखित निकायों में से प्रत्येक का कोई एक सदस्य शामिल होता है। तो किन किन निकायों की बात है भाई? पहला न्यायिक नियुक्ति आयोग है वहाँ पे। दूसरा स्कॉटलैंड का न्यायिक नियुक्ति बोर्ड है। तीसरा द नॉर्दर्न आयरलैंड न्यायिक नियुक्ति आयोग अनुसूची 8 है। चयन आयोग को वरिष्ठ न्यायाधीशों, लॉर्ड चांसलर, स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री, वेल्स में असेंबली प्रथम सेक्रेटरी और उत्तरी आयरलैंड के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ परामर्श करना चाहिए और चयन के बारे में लॉर्ड चांसलर को रिपोर्ट देनी चाहिए। धारा 27 में इनकी चर्चा की गई है। अब रिपोर्ट से प्राप्त होने पर लॉर्ड चांसलर चयन कमीशन के मामले में उन्हीं गणमान्य व्यक्तियों के साथ परामर्श करेंगे। परामर्श के बाद या तो वह प्रधानमंत्री को चयन की सूचना दे देंगे या अस्वीकार कर देगा या कमीशन को पुनः विचार के लिए भेज देगा। यह प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। फिर भी लॉर्ड चांसलर एक व्यक्ति का नाम सूचित कर सकता है जिसका चयन लिखित रूप में दिए गए कारणों के आधार पर न किया गया। धाराएं 28, 29 और 30 में इनकी चर्चा की गई है। लॉर्ड चांसलर द्वारा दी गई अधिसूचना प्रधानमंत्री के लिए बाध्य होती है। 26 के 3 में इनकी चर्चा की गई। यह संविधिक सुधार अधिनियम 2005 पर आधारित है। लघु कोष्ठक में संदर्भ इसी अधिनियम के दिए गए हैं। आगे जानते हैं। अगला देश का यहाँ विवरण दिया गया है। देश और उच्चतम न्यायालय का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य का उच्चतम न्यायालय है। नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी हैं सेनेट की सहमति से संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में जो बिडेन है, इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, उसके पहले बराक ओबामा रहे, बिल क्लिंटन रहे और जॉर्ज वाशिंगटन और भी जितने सारे लोग थे, इनके प्रक्रिया चलती रही। अब्राहम लिंकन और भी लोगों की यह प्रक्रिया एक पुरानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो नियुक्ति प्रक्रिया क्या है? संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति नामांकन करता है। सीनेट न्यायिक समिति सुनवाई करती है और सीनेट को रिपोर्ट देती है। सीनेट का केवल बहुसंख्यक मत ही नामांकन की संतुष्टि करने के लिए आवश्यक होता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के चयन संबंधित प्रावधान की चर्चा की गई। और फ्रांस यानी कोर डे कैसेशन की व्याख्या की गई है। गणराज्य का राष्ट्रपति
काउंसिल सुपीरियर डिला मैजिस्ट्रेचर CSM से नियुक्ति के लिए प्रस्तावों के प्राप्त होने पर संविधान का अनुच्छेद 65 है। अभी वर्तमान में इमैनुअल मैक्रोन है, इन विषयों को देख रहे हैं। गणराज्य का राष्ट्रपति CSM की अध्यक्षता करता है और न्याय मंत्री इसका पदेन उपाध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त 16 अन्य सदस्य होते हैं। इन सदस्यों में से 4 सदस्य मजिस्ट्रेट नहीं होते, वे सार्वजनिक महत्व के प्रमुख व्यक्ति होते हैं। शेष 12 व्यक्ति 2 संगठकों में बटे होते हैं, एक पीठासीन न्यायाधीशों का निपटारा करने वाला संगठक और दूसरा सरकारी अभियोजन का निपटारा करने वाला। पीठासीन न्यायाधीशों का निपटारा करने वाला संगठक 5 पीठासीन न्यायाधीशों और 1 लोक अभियोजक के गठन से बना हुआ होता है। 4 सदस्य जो मजिस्ट्रेट नहीं होते वे दोनों संगठकों में बैठते हैं। आगे चर्चा की गई है जर्मनी यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड, इनका यहाँ पे चर्चा है। ये कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट त्रुटि देव में आने के कारण ऐसा दिखाई दे रहा है। यह न्यायालय 8 न्यायाधीशों के 2 पैनल का बना हुआ होता है। जर्मनी में प्रत्येक पैनल के आधे व्यक्ति मजिस्ट्रेट जो दिया गया है उनके द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। संसद का बैरिस्टर जो भी है, निचला सदन और मजिस्ट्रेट फेडरल काउंसिल की जो चर्चा है इनकी चर्चा की गई है। मजिस्ट्रेट चुने जाने वाले न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के 2/3 मतों के निर्वाचित किए जाते हैं। मजिस्ट्रेट क्या है भाई? मजिस्ट्रेट के मामले में न्यायाधीश अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। मजिस्ट्रेट अनुपातिक प्रतिनिधित्व से 12 सदस्यीय निर्वाचन समिति द्वारा चुने जाते हैं। चुने जाने के लिए एक न्यायाधीश को कम से कम 8 मतों की आवश्यकता है। छूट दिया गया है यहाँ। जो टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो उसको रेक्टिफाई करके दोबारा अपडेट किया जाना चाहिए। तो यह जो बात है इसमें चर्चा की जा रही थी, तालिका 2 की चर्चा कर रहे थे कि इसमें जवाबदेहिता और पारदर्शिता के अभाव को दूर करने के लिए छानबीन के लिए इस प्रक्रिया को खुली हुई होनी चाहिए। विभिन्न देशों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था का तुलनात्मक विश्लेषण तालिका 2.1 में ऊपर दिया गया था। तालिका को सरसरी नज़र से देखने पर पता चलता है कि इन देशों में उच्च न्यायपालिका के लिए लोगों की सिफारिश करने के लिए एक समिति बनी हुई है और उस समिति में ऐसे लोगों को भी शामिल किया हुआ है जो अनिवार्यतः न्यायपालिका से ही न हो बल्कि संभवतः प्रतिष्ठावान व्यक्ति के भी हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में एक सुधार की बात यह प्रस्ताव दिया जा सकता है कि जैसे यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी की चर्चा की गई, तो उसी तालिका में साथ ही साथ भारत के भी विवरण किए जा सकती थी, रूस का भी विवरण किया जा सकता था, अन्य देशों का भी विवरण किया जा सकता था। अब उस तालिका को जो प्रतिनिधि हैं वो उसको और व्याख्या कर सकते हैं, इसके विकल्प तो हमेशा खुले हुए हैं। न्यायाधीशों के जवाबदेही का नज़दीक से संबंध रखने वाला एक पहलू है न्यायाधीशों को उनके त्रुटिपूर्ण व्यवहार के लिए पद से हटाए जाने की व्यवस्था। अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 217(1) के अंतर्गत महाभियोग को छोड़कर अन्य कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अंतर्गत न्यायाधीशों के अनुचित व्यवहार या अपराध के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। संविधान का निर्माण करते समय यह महसूस कर लिया गया था कि न्यायिक परंपराएं और प्रतिमानकों द्वारा दृढ़ता से निगरानी की जा सकेगी। तथापि महाभियोग के उपबंध व्यवहार पूर्ण नहीं निकले, क्योंकि महाभियोग के किसी कार्रवाई को आरंभ करना असंभव है, नहीं उसे सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा सकता है। लेकिन पूर्ण किया जा सकता है जब उनके सारे प्रोटोकॉल्स प्रोग्राम को पूरा किया जा सके। महाभियोग की 5 अवस्थाएं हैं जिन्हें पूर्ण करना कठिन है लेकिन संभव है। पहली है लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों और राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों का नोटिस देने के लिए अनिवार्यतः उपस्थित रहना। दूसरी अवस्था में अध्यक्ष या सभापति द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी देना, यदि वह मंजूरी नहीं देता तो यह मामला वहीं पर खत्म हो जाता है। तीसरी अवस्था में यदि न्यायाधीशों की संख्या 1 है तो जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाएगी। चौथी अवस्था यह है कि समिति अपनी रिपोर्ट देती है और उसे अध्यक्ष या सभापति को अग्रेषित कर देती है। पांचवी और अंतिम अवस्था तब आती है जब संसद के दोनों सदन न्यायाधीश जांच अधिनियम की धारा 6(3) में विहित पद्धति से कार्यवाही करते हैं। विद्यमान व्यवस्था की अपर्याप्तता के रामास्वामी के बाद 1991 SCC 655 फुटनोट 36 में व्याख्या की गई है के मामले में न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत न्यायाधीशों की समिति द्वारा बी रामास्वामी के मामले में
विरुद्ध निष्कर्ष दिए जाने के बावजूद असफल महाभियोग की कार्यवाही सिद्ध हो गई। या उस वक्त की बात है, अभी नॉन जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी भी काम कर रही है, इनके भी अपनी प्रासंगिकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने के मामले पर संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा जांच की गई। आयोग ने एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन की सिफारिश की है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था के लिए एक एकीकृत स्कीम के रूप में राज्य की कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों की ही प्रभावशाली सहभागिता होगी। सरकार ने लोकसभा में 2003 में संविधान 98वां संशोधन बिल पेश किया था। इस बिल में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के अगले 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से होंगे, कानून और न्याय मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से नामांकित एक प्रतिष्ठित नागरिक इसके सदस्य होंगे। इस बिल में न्यायाधीशों के लिए नैतिक संहिता बनाने और किसी न्यायाधीश के कदाचार के मामले की जांच करने, उन्हें छोड़कर जिन्हें पद से हटाकर दंडित किया जाना हो, के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग को सशक्त किए जाने का भी प्रस्ताव था। यह बिल पारित नहीं हो सका था। वर्तमान सरकार इस विषय पर भी विचार कर सकती है। 1991 में न्यायमूर्ति के वीरास्वामी मद्रास उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के घर पर जब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अभियोजन की कार्यवाही की गई, तो उनके घर से पर्याप्त संख्या में धनराशि प्राप्त होने से उठे मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उस न्यायाधीश के विरुद्ध कोई प्राथमिकी नहीं लिखी जा सकती और न ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के पूर्व सहमति के बिना आपराधिक जांच की जा सकती। यह ऑब्जेक्शनेबल है। क्यों नहीं? न्यायाधीश के विरुद्ध आरोप खरीदारी में की गई अनियमितताओं के बारे में थे। इन खरीदारियों की लेखा परीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई थी, कैग द्वारा, और इसी प्रक्रिया में अनुचित सौदों के साक्ष्य प्रकाश में आए। 3 न्यायाधीशों की संविधिक समिति ने न्यायमूर्ति रामास्वामी को भ्रष्टाचार के आरोपों पर दोषी पाया, तथापि महाभियोग का प्रस्ताव सदन के तल पर असफल हो गया। अब है कि विधि आयोग ने अपनी 195वीं रिपोर्ट में ड्राफ्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 2005 की जांच की है। इसमें कहा गया है कि न्यायिक स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है, यानी न्यायिक स्वतंत्रता को पूर्ण करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही एक ही सिक्के के 2 पहलू। 2005 के बिल में वर्तमान प्रस्ताव हमारी सिफारिश के साथ कि न्यायिक परिषद को लघु अध्युपाय लागू करने के लिए समर्थ किया जाए, जिसमें न्यायिक कार्य के समानुदेशन को रोका जाना शामिल है, संवैधानिक है। इन प्रस्तावों को कार्यपालिका या विधायिका द्वारा न्यायिक स्वतंत्रता पर अतिक्रमण नहीं समझा जाना चाहिए। विधि आयोग ने यह पाया है कि 2005 का बिल, जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक परिषद की स्थापना का प्रस्ताव है, जिसमें केवल न्यायाधीश ही शामिल होंगे, संवैधानिक रूप से वैध है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक जवाबदेही और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की धारणा से मेल खाता है। इसका संदर्भ आगे पृष्ठ 363 को दिया गया है, उस संदर्भित दस्तावेज में। न्यायपालिका के लिए आचार संहिता के विचार का समर्थन करते हुए इसने सिफारिश की है कि इस संहिता को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए और जब तक न्यायिक परिषद आचार संहिता प्रकाशित नहीं कर लेती, उस समय तक इस बिल में यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि उच्चतम न्यायालय अपने दिनांक 7 मई 1997 के संकल्प में अपनाए गए न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुनर्कथन को ही प्रस्तावित कानून के प्रयोजनों के लिए आचार संहिता समझा जाना चाहिए। इसमें यह भी पक्ष लिया गया है कि इस आचार संहिता का भंग होना कदाचार समझा जा सकता है। अब सरकार न्यायाधीश जांच बिल 2006 को प्रस्तुत करने पर विचार कर रही है। इस बिल में एक राष्ट्रीय न्यायिक परिषद की स्थापना करने का प्रस्ताव है, जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के दुर्व्यवहार और असमर्थता के आरोपों की प्राथमिक छानबीन और जाँच करेगा तथा ऐसी छानबीन, जाँच और प्रमाण के लिए तथा लघु अध्युपाय लागू करने के लिए कार्य प्रणाली का नियमन करेगा। इसमें यह भी व्यवस्था है कि परिषद न्यायिक प्रशासन के हित में एक आचार संहिता जारी करे, जिसमें न्यायाधीशों के आचार और व्यवहार के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत दिए जाएं। बिल में यह भी प्रस्ताव है कि प्रत्येक न्यायाधीश अपनी नियुक्ति के समय और उसके बाद हर वर्ष अपनी संपत्तियों और दायित्वों के बारे में सूचना यथास्थिति भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दे देगा।
यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी, जबकि इसको राष्ट्रपति को इसमें शामिल किया जाना चाहिए इस प्रक्रिया में। यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति परिषद के किसी न्यायाधीश के बारे में दुर्व्यवहार या असमर्थता के किसी आरोप में संलिप्त करते हुए लिखित रूप में एक शिकायत कर सकता है। परिषद उसके पश्चात मामले की छानबीन कर सकती है, और यदि इसका यह मत है कि जो आरोप सिद्ध किए गए हैं तो यह न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समुचित नहीं है, तो वह निर्धारित लघु अभिप्राय को अधिरोपित कर सकती है। यदि परिषद इस बात से संतुष्ट है कि जो आरोप सिद्ध हो चुके हैं तो गंभीर प्रकृति के कारण न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समुचित हैं, तो वह राष्ट्रपति को तदनुसार परामर्श दे देगी। अगला प्रावधान है कि जहां एक और राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का गठन एक बड़ी न्यायिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक परिणाम है, वहीं दूसरी ओर परिषद के संगठन की नींव व्यापक होनी आवश्यक है और इसकी शक्तियों को विस्तृत बनाने की आवश्यकता है, ताकि यह न्यायपालिका का आवश्यक निरीक्षण कर सके। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि केवल उच्चतम सत्यनिष्ठा और योग्यता वाले प्रत्याशियों की ही इस न्यायालयों में नियुक्ति की जाए, और वे एक बार नियुक्त हो जाने के बाद अपने कर्तव्यों को सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, समर्पण और सक्षमता के उच्चतम मानदंडों के साथ निष्पादित करें। नियुक्ति के समय इसकी अति सावधानी से छानबीन की आवश्यकता है। ऐसी छानबीन को तभी सुनिश्चित किया जाएगा यदि राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का प्रतिनिधित्व कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों के द्वारा भी इन सुधार दस्तावेजों के संदर्भ में समीक्षा की जानी चाहिए, और अपने अपने सरकार की जो प्रशासनिक सुचिता है और कार्यप्रणाली है उनको सुदृढ़ करने के लिए इन संदर्भों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसा कि पैरा 2.9.10 में ध्यान दिलाया गया है कि दोषी न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया विफल हो गई थी, यानी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी संवैधानिक योजना में उच्च न्यायालयों को दी गई आवश्यक स्थिति को देखते हुए और अन्य संस्थानों तथा राज्य के अन्य हिस्सों के कृत्यों में विकारों को सही करने के लिए उच्च न्यायालय जो नाजुक भूमिका अदा कर रहे हैं, यह परमावश्यक है कि उच्च न्यायपालिका में समर्थता और सत्यनिष्ठा दोनों को सुनिश्चित किया जाए। जैसा कि तालिका 2.1 में दिखाया गया था ऊपर कि सभी प्रमुख लोकतंत्रों में या तो नियुक्तियां कार्यपालिका द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती हैं, या विधायिका के परामर्श और सहमति से की जाती है, या फिर विधायिका द्वारा किसी निर्वाचित प्रक्रिया द्वारा की जाती है। प्रशासनिक सुधार आयोग का यह मत है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी से हो, और दिन प्रतिदिन की राजनीति से ऊपर यह द्विदलीय प्रक्रिया होनी चाहिए। तथा प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक परिषद में राज्य के सभी अंगों, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। परिषद उच्च न्यायपालिका के लिए उम्मीदवारों की पहचान करने और छानबीन करने में अपनी कार्यप्रणाली का निर्धारण कर सकती है। आयोग का यह भी मत है कि राष्ट्रीय न्यायिक परिषद को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पद से हटाने की सिफारिश करने का उत्तरदायित्व सौंपा दिया जाना चाहिए। तो किसको सौंपा जाना चाहिए यह उत्तरदायित्व? राष्ट्रीय न्यायिक परिषद। ऐसी सिफारिशें राष्ट्रपति को माननी होंगी और संविधान के अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 में तदनुसार संशोधन करना होगा। भारत में न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया के विफल हो जाने के कारण इस संशोधित कार्यप्रणाली की आवश्यकता पड़ी, ऐसा बताया गया। अमेरिका के संविधान की धारा दिया गया है 2 धारा 4 के अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य सभी सिविल अधिकारियों को अपने पद से हटाया जा सकता है, या विश्वास भंग के लिए दोष सिद्धि का, घूसखोरी के लिए अथवा अन्य बड़े अपराधों और उप अपराधों के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। अब तक 2 राष्ट्रपतियों, 1 मंत्रिमंडल का अधिकारी, 1 सेनेटर और 13 न्यायाधीशों समेत 17 संघीय अधिकारियों ने महाभियोग की कार्रवाई का सामना किया है। 2 राष्ट्रपतियों एंड्रयू जॉनसन और बिल क्लिंटन दोष मुक्त सिद्ध हो गए। हालिया में अभी इनके प्रति कुछ प्रक्रिया चल रही है डोनाल्ड ट्रंप के प्रति। एक अन्य राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने किंचित महाभियोग तथा पदच्युत होने के कारण त्यागपत्र देना चुन लिया था। अमेरिका में स्पष्ट रूप से उन न्यायाधीशों का बहुत प्रचलन है जिन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा। उन 13 न्यायाधीशों में से जिनके विरुद्ध महाभियोग किया गया था, 9 को पद से हटा दिया गया था और 4 को दोष मुक्त करार दे दिया गया था।
अतः अमेरिका में महाभियोग की प्रक्रिया संतोषजनक है, परंतु भारत में महाभियोग की प्रक्रिया विफल हो जाने के कारण तथा न्यायपालिका में सत्यनिष्ठा के गंभीर प्रश्नों के समाधान की व्यवस्था के असमर्थ हो जाने के कारण न्यायाधीशों के न्यायिक कदाचार और उन्हें पदच्युत करने के लिए जांच की संशोधित, पारदर्शी, जवाबदेह और द्विदलीय प्रक्रिया बनाना आवश्यक बन पड़ा। बड़े स्तर के उच्च गणमान्य व्यक्तियों का एक द्विदलीय निकाय एक ऐसा आदर्श संस्थान बन सकता है जिसे न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों और आरोपों की जांच किए जाने का और उन्हें हटाए जाने की सिफारिश करने का गंभीर उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है। तदनुसार आयोग का मत है कि उपर्युक्त अनुसार गठित राष्ट्रीय न्यायिक परिषद को न्यायिक कदाचार की जांच करने और न्यायाधीशों को पद से हटाने की राष्ट्रपति को सिफारिश करने की शक्ति होगी। ऐसी सिफारिशें राष्ट्रपति के लिए बाध्य होंगी। अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 में समुचित संशोधन किए जाएं। राष्ट्रीय न्यायिक परिषद के पास यह शक्ति होगी कि वह अपने इन दुर्भर कृत्यों के निष्पादन में अपनी ही कार्य प्रणाली निर्धारित कर ले। राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का गठन इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया जाना होगा और अनुच्छेद 217 और 218 का भी इसके साथ साथ न्यायाधीश छानबीन अधिनियम 1968 में भी परिवर्तन लाने होंगे। ऐसी परिषद के सृजन के लिए विद्यमान कानूनों में 3 स्थानों पर परिवर्तन करने की आवश्यक होगी। उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति की प्रक्रिया में किसी परिवर्तन को लाने के लिए यह आवश्यक होगा कि संविधान के अनुच्छेद 124 में संशोधन करके राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का प्रावधान किया जाए। इसी प्रकार का संशोधन अनुच्छेद 217 में भी करना, क्योंकि परिषद के पास न्यायाधीशों पर नज़र रखने और उन्हें अनुशासन में रखने के लिए प्राधिकार की आवश्यकता भी होगी। अतः अनुच्छेद 217 खंड 4 में आगे परिवर्तन करना आवश्यक होगा। कुछ सिफारिशें दी गई हैं। 2.9.23 क एक रूपता से स्वीकृत सिद्धांतों की तर्ज पर एक ऐसी न्यायिक परिषद का गठन किया जाना चाहिए। यहाँ न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति एक मंडल के रूप में की जानी चाहिए। इसमें कार्यपालक, विधानमंडल और न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व हो। इस परिषद में निम्नलिखित शामिल होंगे। यहाँ कार्यपालक होगा, संसद होगा और न्यायपालिका होगा। इनमें निम्नलिखित शामिल होंगे। परिषद के अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, कानून मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और निरीक्षण से संबंधित मामलों में परिषद में निम्नलिखित सदस्य भी शामिल होंगे। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, यदि यह उच्च न्यायालय से संबंधित हो, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हो तो संसद का ऊपर विधानमंडल की जगह प्रावधान होगा। संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। राष्ट्रीय न्यायिक परिषद को अधीनस्थ न्यायपालिका सहित न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता बनाए जाने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय न्यायिक परिषद को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों की सिफारिश करने का काम सौंपा जाना चाहिए। इस परिषद को न्यायाधीशों के निरीक्षण के काम को भी सौंपा जाना चाहिए और उन्हें अभिकथित कदाचार की छानबीन करने और लघुदंड देने का भी अधिकार दिया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो यह न्यायाधीश को हटाए जाने की भी सिफारिश कर सकती है। राष्ट्रीय न्यायिक परिषद की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार होना चाहिए। राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का प्रावधान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 124 को संशोधित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार का संशोधन अनुच्छेद 217 में भी किया जाना होगा, क्योंकि परिषद को न्यायाधीशों पर निरीक्षण करने और उन्हें अनुशासन में रखने का भी अधिकार होगा। अतः अनुच्छेद 217 खंड 4 में और आगे परिवर्तन करने आवश्यक होंगे। उच्चतम न्यायालय के किसी एक न्यायाधीश को न्यायिक मूल्य आयुक्त पर पद पर पदासीन किया जाना चाहिए। उसे आचार संहिता को प्रभावी करने का काम दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार के प्रबंध उच्च न्यायालय में भी किए जाने चाहिए। आगे इसमें अध्याय 3 की चर्चा है भाई कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए वैधानिक ढांचा। इस पर प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने प्रतिवेदन चर्चा किए हैं। आइए इनको जानते हैं, समझते हैं, इन पर कुछ विचार करते हैं। 3.1 भारत में भ्रष्टाचार निवारण कानूनों का विकास। 3.1.1 में ऐसी व्याख्या दी गई है कि स्वतंत्रता से पूर्व अवधि के दौरान जनजीवन में भ्रष्टाचार का सामना करने के लिए भारतीय दंड संहिता IPC ही मुख्य साधन है।
संहिता में लोक सेवकों द्वारा अपराध का एक अध्याय था। धारा 161 से धारा 165 में भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए वैधानिक ढांचे का उपबंध था। उस समय भ्रष्टाचार से निपटने के लिए किसी विशेष कानून की आवश्यकता महसूस नहीं की गई थी, लेकिन ऐसी आवश्यकता महसूस की जानी चाहिए थी जब धीरे धीरे स्वतंत्र हुआ और ऐसे प्रावधान दिए गए कि लोग अपने पक्ष को आगे रख सकते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में भी, तो फिर इस संबंध में भी ऐसी व्यवस्था करने के लिए बात उठने लगी। दूसरे विश्व युद्ध में अभावग्रस्तता से अनैतिक तत्वों ने स्थिति का शोषण किया, जिसके कारण जनजीवन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने लगा था। यह स्थिति युद्ध के पश्चात भी बनी रही। इन खतरों से चिंतित कानून के निर्माताओं ने यह महसूस किया कि कठोर विधायी अध्युपाय करने की आवश्यकता है। अतः रिश्वत और भ्रष्टाचार की बुराइयों से लड़ने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 अधिनियमित किया गया था। यह आज़ादी के अध्याय में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ। वर्तमान में भी इन कानूनों का समय समय पर पुनरीक्षण, संशोधन किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947, इस अधिनियम में भारतीय दंड संहिता में पहले से विद्यमान भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों को न तो पुनः परिभाषित किया गया और न ही इस परिभाषा में कोई विस्तार किया गया। इसी प्रकार इसने भारतीय दंड संहिता में दी गई लोक सेवक की परिभाषा को भी अपनाया। तथापि इस कानून ने एक नए अपराध की परिभाषा बनाई। पदीय कर्तव्य के निर्वहन में आपराधिक कवचार, यानी जिनको जिस पद पर नियुक्त किया गया है और उस पद के जो कर्तव्य हैं, यदि वो उन कर्तव्य जिम्मेदारियों को निर्वाह नहीं कर रहा है तो स्वतः वह इस अवहेलना के लिए आपराधिक कवचार का दोष सिद्ध होगा, जिसके लिए सजा को बढ़ाने का न्यूनतम 1 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष तक अनुबंध किया गया। किन्हीं मामलों में सबूत के भार को अभियुक्त के स्थानांतरित किए जाने के लिए यह उपबंध किया गया था कि जब कभी भी यह साबित कर दिया जाता है कि लोक सेवक ने कोई परितोषण प्रतिगृह किया है तो यह उपधारणा की जाएगी लोक सेवक ने ऐसे परितोषण को भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के अंतर्गत ऐसे हेतु या इनाम के रूप में प्रतिगृहित किया है। ईमानदार अधिकारियों को किसी उत्पीड़न से रोकने के लिए यह आदेश दिया गया था कि कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 161, 164 और 165 के अधीन दंडनीय अपराधों का संज्ञान आरोपित लोक सेवक को पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना नहीं करेगा। इस अधिनियम में यह भी उपबंध किया गया था कि रिश्वत देने वाले व्यक्ति के द्वारा रिश्वत देना मान लिए जाने के वक्तव्य पर कोई अभियोजन नहीं हो सकेगा। यदि यह अनुमति न दी गई होती तो सभी परिवादी दंडनीय हो जाते। इससे उस लोक अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें करने के लिए वे भयभीत हो जाते जिसने रिश्वत प्रतिग्रहण की हो। सूझ जी आगे सत्यनारायण भगवान की जय। दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952 के आ जाने से भ्रष्टाचार से संबंधित कानूनों में कुछ परिवर्तन हुए। भारतीय दंड संहिता की धारा 165 के अधीन उल्लिखित सजा को विद्यमान 2 वर्षों की बजाय 3 वर्षों तक कर दिया गया। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता में एक नई धारा 165 क लगा दी गई, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 161 और 165 में परिभाषित किए गए अपराधों को दुष्प्रेरित करना भी अपराध बना दिया गया। यह भी अनुबंध किया गया कि भ्रष्टाचार से संबंधित सभी अपराधों की सुनवाई विशेष न्यायाधीशों द्वारा ही की जाए। अब 1964 में संशोधन 1964 में भ्रष्टाचार निरोध कानूनों में बेहद संशोधन हुए। भारतीय दंड संहिता के अधीन लोक सेवक की परिभाषा का विस्तार किया गया। संथानम समिति ने भी लोक सेवक नाम परिभाषा का विस्तार करने की सिफारिश की थी। दंड प्रक्रिया संहिता में यह व्यवस्था देने के लिए संशोधन किया गया था कि यदि कोई एक पक्ष या न्यायालय चाहे तो सुनवाई बंद कमरे में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(1) और 5(2) के अधीन
परिभाषित अपराधों को शामिल करने के लिए इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन उपलब्ध उपधारणा का विस्तार किया गया। आपराधिक अपचार की परिभाषा का विस्तार किया गया। लोक सेवक की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्तियां रखना अपराध माना गया। धारा 5 में संशोधन किया गया ताकि पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को अधिनियम के अधीन मामलों की जांच को अधिकृत करने के लिए राज्य सरकारों को सशक्त किया जा सके। पहले इसे मजिस्ट्रेट के अनुमोदन से ही किया जा सकता था। संथानम समिति ने इसकी सिफारिश की। इस अधिनियम के अधीन मामलों की जांच करने के लिए सक्षम पुलिस अधिकारी बैंक अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए सशक्त थे, वर्तमान में भी सशक्त हैं। यदि उन्हें अधिनियम के अधीन अपराध किए जाने के संदेह के कारण पता हो, शक्ति का प्रयोग धारा 94 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन किया जा सकता है, परंतु मामला पंजीकृत हो जाने के बाद। यह भी संथानम समिति की सिफारिशों में से एक थी। अगला है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति 9 सितंबर 1988 को मिली। इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947, दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952 और भारतीय दंड संहिता के कुछ उपबंधों को समेकित किया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ परंतु भी हैं जिन्हें लोक सेवकों में भ्रष्टाचार का प्रभावशाली ढंग से सामना करने की इच्छा से रखा गया है, यानी क्लाउजेज। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। क लोक सेवक शब्द की परिभाषा अधिनियम में दी गई है। यह परिभाषा भारतीय दंड संहिता में विद्यमान परिभाषा से बड़ी है। ख अधिनियम में एक नई धारा लोक कर्तव्य को रखा गया है। ग भारतीय दंड संहिता में भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों को अधिनियम के अध्याय 3 में रखा गया है और भारतीय दंड संहिता से वे हटा दिए गए हैं। ग अधिनियम के अधीन सभी मामलों की सुनवाई विशेष न्यायाधीशों द्वारा ही होगी। अंग न्यायालय की कार्यवाही दिन प्रतिदिन के आधार पर होगी। च विविध अपराधों के लिए जुर्मानों में वृद्धि की गई। 6 दंड प्रक्रिया संहिता केवल इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए में मामलों की सुनवाई के शीघ्र निपटान के लिए संशोधन किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की संशोधित धाराओं 243, 309, 317 और 397 के लिए अधिनियम की धारा 22 में उपबंध है। या जो में यह अनुबंध किया गया है कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही पर रोक या आदेश मंजूर की गई शास्ति में किसी चूक या नियमितता के आधार पर तब तक नहीं जारी करेगा जब तक न्यायालय के विचार में उचित न्याय करने में विफलता न हो। झ रिश्वत देने वाले व्यक्ति को धारणा उन्मुक्ति उप पुलिस अधीक्षक के स्तर के अधिकारी द्वारा बैंकों के रिकॉर्डों तक पहुंच आदि प्रावधानों को पहले जैसा ही रखा गया है। 3.2 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। 3.2.1 भ्रष्टाचार की परिभाषा देना। इसमें 3.2.1.1 में व्याख्या किया गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में भ्रष्टाचार की कोई परिभाषा नहीं दी गई। रोचक बात यह है कि पारदर्शिता अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार बोर्ड सूचकांक के अनुसार फिनलैंड जो सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश है, के कानूनों में भ्रष्टाचार की कोई औपचारिक परिभाषा नहीं कही गई है, लेकिन एक भ्रष्टाचार का रिपोर्ट जो प्रकाशित करता है उस संस्था की भी एक्सटर्नल ऑडिट होनी चाहिए। जो विभिन्न इंडेक्स प्रकाशित करते हैं उन संस्थानों की भी शुचिता की एक्सटर्नल ऑडिट की जानी चाहिए। यहाँ तक कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में भी भ्रष्टाचार की कोई परिभाषा प्रदान नहीं की गई है। तो इससे यह साबित होता है कि भ्रष्टाचार की परिभाषा की व्याख्या की जानी चाहिए। अनुच्छेद 5 में इसमें कुछ भ्रष्टाचार निरोध नीतियों और पद्धतियों का निर्धारण किया गया है। वे हैं: पहला, प्रत्येक राज्य दल अपनी विधिक व्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार प्रभावी समन्वित भ्रष्टाचार और निरोध नीतियों का विकास, कार्यान्वयन और उनका रखरखाव करेगा जो समाज की भागीदारी में प्रगति करे और कानूनी नियमों के सिद्धांतों को दर्शाए। लोक कार्य और सार्वजनिक संपत्ति, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही का उचित प्रबंधन करे। 2, प्रत्येक राज्य दल भ्रष्टाचार निवारण पर किए गए लक्ष्यों के स्थापन और उनकी प्रभावकारी पद्धतियों को विकसित करने का प्रयत्न करेगा। 3, प्रत्येक राज्य दल संगत वैज्ञानिक प्रपत्र और प्रशासनिक उपायों को भ्रष्टाचार को रोकने या उससे लड़ने के लिए उनकी पर्याप्तता का निर्धारण करने के लिए समय समय पर मूल्यांकन करने का प्रयत्न करेगा।
राज्य दल जैसा उचित हो और अपनी वैधानिक व्यवस्था के सिद्धांतों के अनुसार इस अनुच्छेद में उल्लिखित उपायों का विकास और उन्नति करने में परस्पर एक दूसरे के साथ और संगत अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करेंगे। इस सहयोग में भ्रष्टाचार निवारण के लक्ष्यों में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों और परियोजनाओं में भागीदारी को शामिल किया जा सकता है। धारा 19(3) में भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1947 पर चर्चा की है। हम भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए वैज्ञानिक ढांचा की अभी अध्ययन कर रहे हैं। 3.2.1.2 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में धारा 7 से 15 में रिश्वत के अपराधों और अन्य संबंधित अपराधों और जुर्मानों को सूचीबद्ध किया गया है। इन अपराधों में किसी बदयनीय कृत्य को करने या न करने के लिए किसी हेतु या इनाम के रूप में असंवैधानिक परितोषण को प्रतिगृहित करना या किसी व्यक्ति को पक्षपात देना या पक्षपात न देना, किसी मूल्यवान वस्तु को बिना प्रतिफल के या अपर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त करना, परितोषण प्राप्ति में संलिप्त आपराधिक अवचार, दुर्विनियोजन बिना किसी लोग के किसी व्यक्ति से धन लाभ प्राप्त करना या किसी व्यक्ति की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक आर्थिक संसाधन या संपत्तियां होना शामिल हैं। अपराध कानूनों में सामान्यतः लागू किए जाने वाले सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ऐसे अपराधों को करने के प्रयत्न या दुष्प्रेरण को भी अपराधों की सूची में रखा गया है। अतः सभी प्रकार के प्रतिफलों, परितोषण और आर्थिक लाभों पर बल दिया गया है। 3.2.1.3 में तथापि पिछले दशकों के अनुभव से यह पता चलता है कि भ्रष्ट पद्धतियों की ऐसी प्रत्यक्ष परिभाषा विरोधाभास के रूप में प्रतिबंधित है और पदेनाचार के संपूर्ण तंत्र में जो लोकहित के लिए अहितकर है दृढ़ दंड प्रावधान शामिल नहीं है। विशेष रूप से 4 प्रकार के पदेनाचार ऐसे हैं जो लोकहित की विशाल क्षति करते हैं, आपराधिक कानून के अतिक्रमण में स्पष्ट रूप से आते हैं। 3.2.1.4 में इनमें से पहला और संभवतः अति महत्वपूर्ण है कि संविधान और लोकतांत्रिक संस्थानों का दुरुपयोग, जिसमें पद शपथ का जानबूझकर अतिक्रमण करना शामिल है, इनको रोका जाना चाहिए। कभी कभी संवैधानिक कार्यकर्ताओं को पक्षपाती प्रतिफलों या व्यक्तिगत प्रेरणा के कारण ऐसे संवैधानिक विकृतियों में लिप्त पाया गया है। ऐसे अधिकतर मामलों में न तो असंवैधानिक प्रतिफल, न ही आर्थिक लाभ और न ही किसी प्रकार के परितोषण संलिप्त होते हैं। ऐसे कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय ने उच्च पद पर आसीन व्यक्तियों को संपूर्ण कदाचार का दोषी पाया है, जिससे संविधान में विकृति आई। ऐसे मामलों में लोकमत, राजनीतिक दबाव और व्यक्तियों के अंतरात्मा की मांग को छोड़कर ऐसे काम करने वालों को सजा देने के लिए कोई संवैधानिक उपबंध नहीं है। 3.2.1.5 में व्याख्या है, अपराधों का ऐसा दूसरा वर्ग है बिना किसी धन के प्रतिफल या परितोषण के अनुचित पक्षपात अथवा हानि पहुंचाने में अधिकार का दुरुपयोग करना। ऐसे मामलों में प्रायः पक्षपात पूर्ण हित, भाई भतीजावाद और व्यक्तिगत द्वेष भूमिका अदा करते हैं। यद्यपि वैज्ञानिक अर्थ में कोई भ्रष्टाचार लिप्त नहीं होता, फिर भी ऐसे जानबूझकर किए गए कृत्यों की हानि होने से या आपराधिक अनदेखी द्वारा किसी के अधिकार को नकारने से समाज को भयावह परिणाम भुगतने पड़ते हैं और नैतिक शासन और कानून के नियम के ढांचे में दुर्बलता आती है। अतः इनके प्रति हमें संवेदनशील होकर विचार करना चाहिए ताकि समाज के प्रत्येक नागरिक का उनका जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक अधिकार है, न्यायिक जो अधिकार है, उनका प्रभावीकरण हो सके। 3.2.1.6 तीसरा, अपना अनुचित प्रभाव रखने वाली कानून के प्रवर्तन और अभियोजन एजेंसियों द्वारा न्याय देने में अड़चन और विकृति पैदा करना हमारे देश में आम बात है। ऐसा एक परिप्रेक्ष्य रखा गया। जिन लोगों ने जो देखा, सोचा, उन्होंने जो अनुभव किया, उस बात को रखी। न्याय इस पक्ष को रखने का तात्पर्य यह है कि इनके प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण रखते हुए इन विकृतियों को दूर करने के लिए समुचित प्रबंध और प्रावधान किए जाने चाहिए। ऐसे अधिकतर मामलों में पक्षपाती प्रतिफल भाई भतीजावाद और द्वेष हेतु हो सकते हैं, न कि धन लाभ या परितोषण द्वारा। इसका नतीजा यह होता है कि न्यायिक विफलता के कारण व्यवस्था में जनता का विश्वास गिर जाता है और इससे अराजकता और हिंसा ही फैलती है, जबकि अहिंसा परमो धर्म कहा गया है। अहिंसा ही परम धर्म। 3.2.1.7 में व्याख्या है, अंततः
सरकारी काम की दिखावटी जीवन शैली समेत लोक धन का व्यय बहुत ही सामान्य बात हो गई। ऐसे सभी मामले में किसी भी नागरिक को न तो निजी आर्थिक लाभ हो पाता है और न ही कोई विशेष लाभ या हानि, कोई संलिप्त दुर्विनियोजन भी नहीं होता। कुल मिलाकर राजकोष का ही नुकसान होता है और जनहित और नागरिकों का सरकार में विश्वास दोनों ही कम हो जाते हैं। तो यह समस्या रखा गया, समस्या का यह एक परिदृश्य रखा गया। तो समस्या के परिदृश्य रखे गए तो क्वेश्चन में ही आंसर कैसे भाई, इसी को चर्चा करते हैं। जैसे एक बार दोबारा पढ़ते हैं। पहला लाइन दिया गया है, सरकारी काम के दिखावटी जीवन शैली समेत लोक धन का व्यय बहुत ही सामान्य बात हो गई है। यानी लोक धन का व्यय कम होना चाहिए, दिखावटी जीवन शैली पर नहीं होना चाहिए। ऐसे सभी मामले में किसी भी नागरिक को न तो निजी आर्थिक लाभ प्राप्त हो पाता है, तो इसका खंडन क्या है, नागरिक को निजी आर्थिक लाभ प्राप्त होना चाहिए। और कहा गया है न कोई विशेष लाभ या हानि प्राप्त होती है, तो विशेष लाभ भी प्राप्त होने चाहिए। कोई संलिप्त दुर्विनियोजन भी नहीं होता, उनकी भी जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर राजकोष का ही नुकसान होता है। राजकोष का नुकसान की जगह राजकोष का पर्याप्त और समुचित उपयोग हो। अगला है, जनहित और नागरिकों का सरकार में विश्वास दोनों ही कम हो जाते हैं। यानी कि सरकार में जनहित और नागरिकों का विश्वास बढ़ाने के लिए राजकोष का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसे ही प्रत्येक जो इनमें रिकमेंडेशंस दी गई हैं, इनकी व्याख्या की जानी चाहिए, चर्चा की जानी चाहिए और साथ में करेक्टिव रेमेडीज़ को भी लेकर के एक डॉक्यूमेंट बनाई जानी चाहिए। ठीक है, ये रिपोर्ट है। एज पर द रिकमेंडेशंस, सो द रिसीव मैसेजेज आर सो एंड सो। 3.2.1.8 ऐसा सामान्यतः माना जाता है कि हमारे देश में ये सभी 4 प्रकार के पदों के स्वैच्छिक दुरुपयोग सभी स्तरों पर बढ़ रहे हैं। और यदि हमें अपने लोकहित और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करनी है तो हमें इन पर दृढ़ता से काबू पाना होगा। अन्यथा सार्वजनिक पदों को रहकर जनहित के संरक्षक और लोकतंत्र के प्रहरी कहने जाने वाले लोक सेवक, चाहे वो निर्वाचित हों अथवा नियुक्त, अपने व्यक्तिगत लाभ की बढ़ोतरी के लिए काम करने वाले अवसरवादी और व्यक्तिगत एजेंडों का अनुसरण करने वाले दिखेंगे। तो इसमें यह समझ सकते हैं कि जो निर्वाचित हैं, यानी जिनका अभी जैसे इलेक्शन में निर्वाचन हुआ, या जो नियुक्त किए गए हैं, जिनका चयन किया गया है, जो सरकारी काम काज कर रहे हैं, तो जो सार्वजनिक पद पर हैं वो अपने पद के जो अधिकार हैं, उन पद के अधिकार का उपयोग जनता के लोकहित के लिए करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए करें, जनहित के संरक्षक के रूप में करें और लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में करें। 3.2.1.9 अतः भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित को अपराध के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। संविधान और लोकतांत्रिक संस्थानों को पूर्ण रूप से विकृत करना, जिससे शपथ पद का स्वैच्छिक अतिक्रमण होता, तो जिससे शपथ पद का स्वैच्छिक अतिक्रमण होता हो, उन संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थानों को विकृत करने से बचें। किसी व्यक्ति को अनुचित समर्थन देना या उसे नुकसान पहुंचाना, अर्थात किसी व्यक्ति को ना ही अनुचित समर्थन दें और ना ही उसे अन्यथा नुकसान पहुंचाएं। न्याय में बाधा, तो न्याय में बाधा नहीं पहुंचाएं। लोक धन का अपव्यय, तो इसका सुधार क्या है, लोक धन का अपव्यय नहीं करें बल्कि उनका समुचित प्रयोग करें। 3.2.1.10 में सिफारिश है क, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित को अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। संविधान और लोकतांत्रिक संस्थानों का संपूर्ण दुरुपयोग, शपथ पद का जानबूझकर किया गया अतिक्रमण होगा। किसी व्यक्ति का अनुचित पक्षपात करके या उसे हानि पहुंचाकर अधिकार का दुरुपयोग करना, इसको रोका जाए। न्याय में बाधा नहीं डाली जाए, सार्वजनिक पैसों का अपव्यय नहीं। 3.2.2 में दुस्संधिपूर्ण रिश्वतखोरी की चर्चा की गई है। 3.2.2.1 किसी भी भ्रष्टाचार लेन देन में 2 पक्षकार होते हैं, एक रिश्वत देने वाला और दूसरा रिश्वत लेने वाला। रिश्वतखोरी के अपराध को 2 प्रकार की श्रेणियों में रखा जा सकता है।
एक श्रेणी में रिश्वत देने वाला ज़बरदस्ती उससे पैसे ऐंठे जाने का शिकार होता है। उसे एक मामूली सी सेवा के लिए पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि यदि वह पैसे ऐंठने वाले लोग सेवक की मांग नहीं मानता है तो उसे रिश्वत की राशि से कहीं अधिक खो देना पड़ेगा। विलंब, उत्पीड़न, अनिश्चितता, खोया हुआ अवसर व मजदूरी, ये सभी परिणाम होते हैं रिश्वतखोरी की मांग को ठुकराने के, जो इतने भयानक हो गए हैं कि भ्रष्टाचार के कुचक्र ने प्रतिदिन के जीवन यापन के लिए नागरिकों को निचोड़ कर रख दिया है। इसको रोका जाना चाहिए। मान लिया किसी सरकारी पदाधिकारी के पास किसी व्यक्ति का कोई आधिकारिक रूप से कमाई का पैसा बना, जो उस सरकारी अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को देना चाहिए। अब उस सरकारी अधिकारी का ईमान डोल गया, गाना भी है, ईमान डोल जाएगा, उसका ईमान डोल गया। अब वो क्या किया, किसी दूसरे व्यक्ति को जो उससे पावरफुल है थोड़ा रिश्वत दे दिया और सारा चीज़ को मैनिपुलेट करके जिसका अधिकार था वो व्यक्ति हाशिए पर चला गया और दो लोग मिल करके उसका अधिकार को छीन लिया। यह सतयुग से ही ऐसा चीज़ छल कपट होता आ रहा है। जब दधीची की हड्डी छीन ली गई थी, जिन्होंने तपस्या किया किसके लाभ के लिए, इंद्र के महत्वाकांक्षा के लाभ करने के लिए। आज भी ऐसे लोग हैं कुत्सित मानसिकता वाले, जो लोगों का अधिकार छीन करके उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा ऐसे मामलों की एक और श्रेणी है जिसमें रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों एक साथ मिलकर समाज को लूटते हैं, और रिश्वत देने वाला उतना ही या उससे भी अधिक अपराधी होता है जितना कि रिश्वत लेने वाला। इनमें घटिया गुणवत्ता के कामों के निष्पादन के मामले, प्रतिस्पर्धा के विकार, राजकोष को लूटना, लोक अधिक प्राप्तियों में कमीशन लेना, दुष्संदेह से कर की चोरी और लोगों को घटिया किस्म की दवाएं देकर सीधे हानि पहुंचाना, और सुरक्षा नियमों का अतिक्रमण और किसी के अधिकार को उसको नहीं देना भी शामिल। भ्रष्टाचार की इन दो श्रेणियों को क्रमशः बल प्रयोग और दुस्संधि के नामों से भी जाना जाता है। तेजी से बढ़ रही हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ बल प्रयोगपूर्ण भ्रष्टाचार के मामलों में वृद्धि हो रही है और कई बार ये प्रायः कई गुना गंभीर आर्थिक अपराधों का रूप ले लेते हैं। 3.2.2 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अध्याय 3 में विविध अपराधों और जुर्मानों को अधिकथित किया गया है। धारा 7 में लोक सेवक द्वारा किसी सरकारी काम को करने के लिए असंवैधानिक रूप से पारितोषिक प्राप्त करना अपराध है। यद्यपि रिश्वत देने की अलग से कोई परिभाषा नहीं दी गई है, फिर भी रिश्वत देने वाला दुष्प्रेरणा का अपराधी है, और जो सज़ा रिश्वत लेने वाले को मिलती है उसी सज़ा का पात्र रिश्वत देने वाला भी है। फिर भी अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत यदि रिश्वत देने वाला न्यायालय में यह वक्तव्य देता है कि उसने रिश्वत का प्रस्ताव रखा था, तो रिश्वत देने वाले को अभियोजन से उन्मुक्त रखने का बंध है। तथापि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बल प्रयोग और दुस्संधि में कोई अंतर नहीं बताता। 3.2.2.3 है, बल प्रयोग के भ्रष्टाचार का सामना करने में व्यवस्थापिक सुधार बहुत प्रभावी होते हैं। इसके अतिरिक्त यद्यपि भ्रष्टाचार के मामले में सामान्य दोषियों की दर कम है, यह देखा गया है कि बल प्रयोग भ्रष्टाचार के दोषियों के मामलों की दर दुस्संधि भ्रष्टाचार की अपेक्षा अधिक है। इसका कारण यह है कि रिश्वत देने वाला भी एक पीड़ित व्यक्ति होता है, क्योंकि उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत उन्मुक्ति का प्रावधान है, अतः वह रिश्वत लेने वाले के बचाव के लिए आगे आता है। इसके अतिरिक्त सतर्कता तंत्र द्वारा जाल बनाकर पकड़ने के मामले ऐसे में बहुत प्रभावशाली होते हैं। यहाँ प्रभावशाली संशोधन होना चाहिए। दुस्संधि भ्रष्टाचार के लिए वैसा ही करना सत्य नहीं होता है। इन मामलों में सिद्ध दोष होना बहुत कठिन बन पड़ता है, क्योंकि रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले दोनों की मिलीभगत से उन दोनों को लेन देन का लाभ मिलता है। दुस्संधि भ्रष्टाचार का नकारात्मक प्रभाव बहुत ही विपरीत होता है, तथा सरकार और प्रायः समाज ही कुल मिलाकर इससे पीड़ित होते हैं। अतः सरकार और समाज को पीड़ित होने से बचाने का प्रयास करना चाहिए। मैं माननीय सांसद सदस्यों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा अभी आवाज़ हल्का माइक्रो साउंड सुनाई दिया कि लोग सेम भी बोल रहे हैं, यानी जो गलत किया है उनके विरुद्ध में एक आम जनता की आवाज़ को लोगों ने पहचाना है। इसके लिए मैं आपके प्रति सम्मान अपना व्यक्त करता हूँ।
आगे इनके प्रावधान है 3.2.2.4। आयोग का मत है कि दुस्संधि भ्रष्टाचार से प्रभावी विविध उपायों द्वारा निपटे जाने की आवश्यकता है ताकि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों सजा से बच न सकें। साथ ही दुस्संधि भ्रष्टाचार के लिए सजा अधिक कड़ी कर दी जानी चाहिए। दुस्संधि भ्रष्टाचार के मामले में सबूत का भार दोषी पर डाल दिया जाना चाहिए। यहाँ पे होता क्या है, न्यायिक प्रक्रिया कहती है कि एक दोषी भले बच जाए लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। होता है क्या है भाई, इसी में दिक्कत होता है। करप्शन का चीज़ थोड़ा बहुत यहाँ पे इसी को लेकर के शामिल हो गया। जिसने पहले किसी को शोषित किया है, दमित किया है, यानी जिस व्यक्ति को उसने शोषित किया, जब शोषित किया उस देश काल पात्र के अनुसार शोषण करने वाला क्या था, बलवान था, वर्चस्वशाली था, प्रभावशाली था, तभी तो उसने किसी का शोषण किया। अब जिसका शोषण हुआ है, जिसका सर फट गया है, वो अस्पताल में जाके इलाज कराएगा, पहले बीमार रहेगा, आर्थिक कमी हो गई, कमज़ोर हो गया। और जिसने उस पर हमला किया वो उस वक्त भी क्या था, शक्तिशाली था, और किसी का शोषण करने के बाद भी उसकी स्थिति क्या है, शक्तिशाली का शक्तिशाली बना हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो पीड़ित है उसके पक्ष को ध्यान में रख करके उसको पहले तो संरक्षण दिया जाए, जो न्यायिक सहयोग की व्यवस्था की गई है नालसा के द्वारा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा उस व्यक्ति को तुरंत उपलब्ध कराया जाए मेडिको लीगल सपोर्ट, और पूरी प्रक्रिया का उस हिसाब से प्राथमिकी जांच प्रतिवेदन के आधार पर सुनवाई की जाए, निरीक्षण की जाए, ताकि न्यायिक प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाते हुए पीड़ित के अधिकारों की रक्षा हो सके। तो ये भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम की धारा 12 में ऐसी व्यवस्था की गई है। अब है 3.2.2.5 की। हमारी दंडीय न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे दोषी करार नहीं दे दिया जाता। तथापि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ही इस सिद्धांत के कुछ अपवादों का उपबंध किया गया है। उदाहरण के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 क में उपबंध है कि जब यह प्रश्न हो कि क्या किसी महिला ने अपने पति द्वारा या अपने पति के किसी संबंधी द्वारा सताए जाने के कारण आत्महत्या की है, और यह पता चलता है कि उस महिला ने आत्महत्या अपने विवाह की तारीख से 7 वर्षों के अंदर की है, और उसके पति या उसके पति को ऐसे संबंधी ने उस महिला के साथ क्रूरता बरती है, तो न्यायालय मामले की अन्य स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मान सकता है कि वह आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे संबंधी द्वारा उपसाई गई थी। इसी प्रकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13.1 अंगा में अनुबंध किया गया है तो लोक सेवक दंड कदाचार का अपराधी कहा जाएगा यदि वह उसके द्वारा रखी गई उस संपत्ति का हिसाब संतोषजनक ढंग से नहीं दे पाता है जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि दोषी लोक सेवक को आय के स्रोतों के संबंध में रखी गई संपत्तियों को न्यायोचित ठहराया जाना होता है। इसके साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 में भी अनुबंध है कि यदि सिद्ध हो जाता है कि दोषी लोक सेवक ने परितोषण स्वीकार किया है तो न्यायालय को यह मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि वह परितोषण धारा 7 में उल्लिखित इनाम के लिए था, साबित करने का भार दोषी पर पड़ेगा। 3.2.2.6 में प्रावधान है। अतः भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में दुस्संधि रिश्वत के विशेष अपराध लाए जाने का उपबंध करने के लिए उसमें संशोधन की आवश्यकता है। कोई अपराध दुस्संधि रिश्वत के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है यदि किसी लेन देन का नतीजा या ऐच्छिक नतीजा सरकार, जनता या जनहित को हानि पहुंचाना होता है। इन सभी मामलों में यदि वह स्थापित कर दिया जाता है कि सरकार या जनता के हित को लोक सेवक के किसी कृत्य के कारण हानि पहुंची है तो न्यायालय यह मान लेना
लेगा कि लोक सेवक और निर्णय के लाभार्थी ने उस संधि रिश्वत का अपराध किया है। इन सभी मामलों के लिए सज़ा 10 वर्ष तक बढ़ाई दी जानी चाहिए। एक और बात है, खरबूजा और छुरी का प्रसंग है कि छुरी पर खरबूजा गिरा या खरबूजा पर छुरी गिरा, इसको उस रूप में समझिएगा। लड़का और लड़की के विचार को लेकर बहुत सारा चीज़ होता है, तो किसके ऊपर किसने चढ़ाई की, ये भी मामले हैं। ऐसा ना हो कि किसी लड़का को मान लिया कहीं रूम में सोया हुआ है, कोई लड़की आके चढ़ गई और उसके बाद उल्टा रेप का केस लगा। तो इन परिस्थितियों पर भी विचार किया जाना चाहिए। तला तुम फिल्म वाला गाना देखिएगा, उसमें भी इनके लेकर के परिस्थिति का चर्चा किया गया। यह भी केस स्टडी में मदद करता है। 3.2.2.7 में सिफारिशें हैं। क भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में कपट पूर्ण रिश्वतखोरी को विशेष अपराध का प्रावधान करने के लिए संशोधन की आवश्यकता है। यदि किसी लेन देन के परिणाम स्वरूप अथवा इच्छित परिणाम से राज्य, जनता या जनता के हित की हानि होती है तो ऐसे अपराध को कपट पूर्ण रिश्वतखोरी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ऐसे ख में ऐसे सभी मामलों में यदि यह सिद्ध कर लिया जाता है किसी लोक सेवक के काम के कारण राज्य के हित या जनता की हानि हुई है तो न्यायालय यह मान लेगा कि लोक सेवक और निर्णय के लाभार्थी ने कपट पूर्ण रिश्वतखोरी का अपराध किया है। ग कपट पूर्ण रिश्वतखोरी के ऐसे सभी मामलों के लिए दंड रिश्वतखोरी के अन्य मामलों की अपेक्षा 2 गुना होगा। इस संबंध में कानून के अनुकूल संशोधन किया जाना चाहिए। अब है 3.2.3 अभियोजन के लिए स्वीकृति की बात है। एक बात और है, व्यवहारिक मानवीय दृष्टिकोण रख करके देखना है सभी व्यक्ति को कि ऐसा न हो कि दलील, कानून, सबूत, दिस दैट फैक्ट के माध्यम से एक दूसरे को लपेट करके मानव क्या करे, बिना मतलब को मारते रहे, बिना मतलब के दंड देते रहे। इस पर भी ध्यान देने की बात है, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा जो समझदार हो जाते हैं कुटिल भी हो जाते हैं, कनिंग भी हो जाते हैं। There is minute difference between clever and cunning. Thus, they should obey practical approach to save lives. 3.2.3 है अभियोजन के लिए स्वीकृति। 3.2.3.1 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 में यह उपबंध है कि न्यायालय को अधिनियम की धारा 7, 10, 11, 13 और 15 के अंतर्गत परिभाषित अपराधों का संज्ञान लेने से पहले सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी। इस उपबंध का उद्देश्य ईमानदार लोक सेवकों को विद्वेषपूर्ण और कष्टमय शिकायतों द्वारा उत्पीड़न से बचाव करना है। सक्षम प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसके समक्ष रखे गए साक्ष्य पर अपने विवेक का प्रयोग करते हुए इस बात से अपने को संतुष्ट कर ले कि अभियुक्त लोक सेवक के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। प्राइमा फेसिया ऑब्जर्वेशन। यद्यपि इस प्रावधान की मंशा स्पष्ट है, फिर भी यह दलील दी जाती है कि इस खंड का प्रयोग कभी कभी स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा बेईमान अधिकारियों को बचाने के लिए किया जाता है। ऐसे भी मामले सामने आते हैं जहां ऐसी स्वीकृति प्रदान करने में असाधारण विलंब हुए हैं। ऐसे भी उदाहरण मिले हैं जहां स्वीकृति प्रदान करने में त्रुटियों का प्रयोग अभियुक्त द्वारा स्वीकृति को चुनौती देने और उसे रद्द कराए जाने के लिए अज्ञानतावश किया जाता है। इससे संपूर्ण कार्यवाही अतिरिक्त हो जाती है। आयोग ने स्वीकृति से संबंधित विविध पहलुओं की जांच की है और आयोग का मत है कि ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां सुधारों की गुंजाइश है और इसके लिए कानून में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। इनका विवेचन निम्नलिखित पैराग्राफ में किया गया है। 3.2.3.1 ऐसे मामलों में जहां लोक सेवकों को रंगे हाथों पकड़ा गया हो और उन मामलों में जहां उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्तियां हों, अभिमुक्ति देना। लोक सेवकों को ऐसे अनेक मामले हैं जहां उन्हें रिश्वत मांगते हुए, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत दिए गए बहिर्प्रयोजी संरक्षण कभी कभी भ्रष्ट लोक सेवकों को न्याय दिलाने में सहायक हो जाते हैं, क्योंकि इससे प्रायः स्वीकृति में विलंब कर दिया जाता है या उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। विधान की यह मंशा प्रतीत होती है कि लोक सेवक को अपने उचित सरकारी काम का निष्पादन करने में वह पर्याप्त संरक्षण दें।
इस उद्देश्य की पूर्ति अच्छी प्रकार से तभी हो सकती है जब यह उपबंध केवल उन मामलों तक सीमित हो जहां आरोपित कदाचार प्रत्यक्ष रूप से सरकारी कामों के निष्पादन से जुड़ा हुआ हो। ऐसे संरक्षण की आवश्यकता उन अपराधों के लिए नहीं है जो मूल रूप से निम्नलिखित के प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित है। पहला, रिश्वत मांगना या और स्वीकार करना। रिश्वत का भी कुछ हद तक अपना एक औपचारिक बात है, उसको भी ध्यान रखना है। मान लिया विवाह शादी के बाद है, जीजा साली का रिश्ता है, ननद भौजाई का रिश्ता है, ननद भौजाई एक दूसरे को गला मिल गए हैं, उनको लेस्बियन करार दे दिए, गलत बात है। जीजा साली का रिश्ता है, थोड़ा गला मिल लिया, हंस बोल के बात कर लिए तो इलिसिट रिलेशनशिप में फंसा लिए, ये भी गलत बात है। देवर भौजाई का रिश्ता है, थोड़ा बात विचार हंस बोल के कर लिए तो उस पर अलग तरीके का चरित्र का ऊपर दोष लगा दिए और अग्नि परीक्षा का व्यवस्था कर दिए, ये भी गलत बात है। थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की आवश्यकता है। हंसी मजाक का थोड़ा सा हंस बोल लेते हैं लोग आपस में, लेकिन हर वक्त एकदम रूढ़िवादी क्रूर सिंह नहीं बन जाना है। क्रूर सिंह वाला जो एक धारावाहिक देखते चंद्रकांता की कहानी, उसमें जैसे बताता है चंगू मंगू लग गए, क्रूर सिंह को यक्कू पिताश्री पूरा एकदम चढ़ाए हुए, तो थोड़ा उस पर भी नियंत्रण करना जरूरी है। क्रूरता को हर हाल में रोका जाना चाहिए। सावधान विश्राम आराम से होता है परेड में भी। तो रिश्वत मांगना या अस्वीकार करना। दूसरा है बिना प्रतिफल के या अपर्याप्त प्रतिफल के मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त करना। तीसरा, आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्तियों को रखने के मामले हैं। अतः उपर्युक्त स्थितियों में दिए गए संरक्षण को हटाए जाने का मामला बना। 3.2.3.1.2 में अभियोजन के लिए स्वीकृति की वैधता है। यह पाया गया है कि स्वीकृति प्राधिकारी को उनके द्वारा दी गई स्वीकृति पर साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए प्रायः बुला लिया जाता है और ऐसा कई वर्षों के बाद होता है। अनेक मामलों को इन आधारों पर उन्मुक्त दोष मुक्त कर दिया जाता है कि स्वीकृति प्राधिकारी ने स्वीकृति देते समय अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया था। तथापि ऐसा प्रायः तब होता है जब अन्य सभी साक्ष्य सुनवाई में प्रस्तुत कर दिए गए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 का उद्देश्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना अभियोजन को रोकना था। ऐसे अनेक मामलों में स्वीकृतियों की वैधता का मामला तब उठाया जाता है जब अभियोजन पक्ष सभी साक्ष्यों को प्रस्तुत कर चुका हो। यह स्वीकृति प्राधिकारी के हित में उचित नहीं है, क्योंकि यह स्वीकृति अनेक वर्षों पहले से दी जा चुकी हो सकती है। यह अभियुक्त के लिए भी उचित नहीं है जो अभियोजन प्रक्रिया के मुख्य भाग से गुजर चुका हो, विशेष रूप से तब जब स्वीकृति को अतर्क संगत पाया गया हो। तथापि यह भी देखा गया है कि स्वीकृति प्राधिकारी प्रायः इसलिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाते क्योंकि उनकी अन्य सरकारी पूर्व व्यवस्थाएं होती हैं और इससे भी सुनवाई पूरी करने में विलम्ब होते हैं। आयोग यह महसूस करता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्वीकृति प्राधिकारियों को गवाह के रूप में न बुलाना पड़े, और यदि सुनवाई करने वाला न्यायालय स्वीकृति प्राधिकारियों को बुलाना चाहता है तो उसे ऐसा करने के लिए कारणों को लिखित करना चाहिए। ऐसा प्रथम चरण में होना चाहिए, बल्कि न्यायालय द्वारा आरोप तय करने से भी पहले। एक परिस्थिति है, एक पिता माता चाचा मामा नाना दादा की गोद में बच्ची खेल करके बड़ी हुई। जो बच्ची का जन्म हुआ, बच्ची को उन्होंने पालन पोषण किया, हर तरीके से उन्होंने देखभाल किया, नहलाना धुलाना, कपड़ा पहनाना, शौच संतोष सब चीज़ में मदद करना। बच्ची बड़ी हो गई, उम्र उसका बड़े हो गई। अब उसका मन किया कि पिताजी को उसने कहा गोद में ले लो, चाचा जी के गोद में ले लो, दादाजी की गोद में ले लो। दादाजी चाचा जी या पिताजी के गोद में बचपन में मान लिया उनका थोड़ा सा रेट्रोगेटिव डिमेंशिया हो गया या फिर बालकपन बचपना उस पर सवार हो गया, गोद में ले लिए तो ऐसा नहीं कि माइनर का केस लगा करके बाप को भी मार दिए और बेटी को भी उधर लपेट करके उसको भी डंडे दे दिए। पूरा व्यवहारिक रूप रखने की आवश्यकता है, कंट्रोल वाला बात, ताकि जीवन बचाया जा सके। 3.2.3.1.3 है संसद सदस्यों और विधायकों के लिए स्वीकृति प्राधिकारी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 2 परिभाषा संसद सदस्यों
और विधायकों को सुस्पष्ट रूप से शामिल नहीं करते। यह मुद्दा कि निर्वाचित प्रतिनिधि लोक सेवक होते हैं या नहीं विविध न्यायालयों के समक्ष निर्णय के लिए आया। उच्चतम न्यायालय ने पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य सीबीआई एसपीआई के एक वाद में निम्नलिखित निर्णय दिया है। आइए समझते हैं। हम समझते हैं कि उड़ीसा उच्च न्यायालय का यह मत सही है कि विधानसभा का सदस्य एक लोक सेवक होता है। लॉर्ड अटकिन द्वारा मिलन बनाम गश्तवाद में और सिकरी जे द्वारा कांता खतुरिया मामले में उसे अपना लिए जाने वाले मामले में घोषित किए गए परीक्षण द्वारा निर्णित किसी संसद सदस्य या विधायक की स्थिति अवस्थित, स्थायी और पर्याप्त होती है और उसका अस्तित्व उस व्यक्ति से परे स्वतंत्र होता है जिससे यह पद भरा जाता है और उसे एक के बाद एक निरंतर पदासीन द्वारा अनुक्रमित रूप से भरा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र अस्थायी और व्यापक होता है। साधारणतः इसे निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव में सफल हुए उम्मीदवार द्वारा विधायी अवधि के दौरान भरा जाता है। जब विधायी अवधि समाप्त हो जाती है तो इस स्थान को अगले चुनाव में सफल हुए उम्मीदवार द्वारा भरा जाता है। अतः हमारे विचार में इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसद सदस्य या विधायक पद धारण करता है और उसे लोक कर्तव्य का पालन करना आवश्यक होता है और वह इसके लिए अधिकृत हो जाता है। संक्षेप में, संसद सदस्य या विधायक कथित अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक लोक सेवक होता है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए वैधानिक ढांचा। संविधान संचालन की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग ने निम्नलिखित सिफारिश की थी। इस मामले में जो दूसरा मुद्दा उठाया गया था वह संसद के किसी सदन में बोलने के लिए या किसी खास ढंग से मतदान करने या मतदान न करने के बदले किसी प्रतिफल को स्वीकार करने में अपराध के संबंध में लिप्त किसी संसद सदस्य के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी से संबंधित था। किसी संसद सदस्य की नियुक्ति किसी प्राधिकारी द्वारा नहीं की जाती। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र या राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है और वह संविधान द्वारा विहित शपथ ग्रहण करके अपना स्थान लेता है। सदस्य के रूप में कार्य करते समय उसे संसद के अंदर या इसके समितियों में कृत्यों के संबंध में पीठासीन अधिकारी के अनुशासनिक नियंत्रण में रहना पड़ता है। अतः यह कारण बन जाता है कि अभियोजन के लिए मंजूरी यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति द्वारा दी जानी चाहिए। आयोग का यह मत है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन के लिए मंजूरी देने के लिए प्राधिकारी निर्वाचित प्रतिनिधियों के मामले में अनुबंधित किए जाए। संसद सदस्य के मामले में यह प्राधिकारी यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति होना चाहिए। राज्य विधान मंडलों द्वारा इसी प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। 3.2.3.1.4 उन व्यक्तियों को संरक्षण जो न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेते समय लोक सेवक न रह गए हों। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19(1) निम्नलिखित रूप से पठित है। कोई न्यायालय धारा 7, 10, 11, 13 और 15 के अधीन दंडनीय किसी ऐसे अपराध का संज्ञान जिसकी बाबत यह अभिकथित है कि वह लोक सेवक द्वारा किया गया है, निम्नलिखित की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं देगा। क ऐसे व्यक्ति की दशा में उस संघ के मामलों के संबंध में नियोजित है और जो अपने पद से केंद्रीय सरकार, उस सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाए जाने के सिवाय नहीं हटाया जा सकता है केंद्रीय सरकार से। ख ऐसे व्यक्ति की दशा में जो राज्य के मामलों के संबंध में नियोजित है और जो अपने पद से राज्य सरकार, उस सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाए जाने के सिवाय नहीं हटाया जा सकता है राज्य सरकार से। ग किसी अन्य व्यक्ति की दशा में उसे उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से। एक मुद्दा उठाया गया है कि क्या ऐसी मंजूरी तब आवश्यक होगी यदि न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने वाले दिन में अभियुक्त लोक सेवक नहीं रह जाता। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जहां अभियुक्त न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने वाले दिन लोक सेवक नहीं रह जाता, वहां धारा 6 के उपबंध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 लागू नहीं होंगे और उसके विरुद्ध अभियोजन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व मंजूरी के बिना निष्फल नहीं होता। इस उपबंध का उद्देश्य लोक सेवक को विद्वेषपूर्ण अभियोजन से संरक्षण प्रदान करना है और उसकी हैसियत अभी कथित अपराध किए जाने के समय प्रासंगिक है, न कि न्यायालय द्वारा अपराध के संज्ञान को लिए जाने के समय की हैसियत।
न्यायालयों द्वारा दिए गए अर्थ निर्णय से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें अधिवर्षिता आयु प्राप्त होने पर अथवा सेवा से त्याग पत्र दिए जाने पर किसी व्यक्ति को इस उपबंध का संरक्षण नहीं मिल सकेगा, चाहे अभिकथित अपराध को सेवा के दौरान रहकर भी किया गया हो। अतः कानून में ऐसा संशोधन किया जाना चाहिए जिससे अवकाश प्राप्त लोक सेवक भी संरक्षण के उसी स्तर को प्राप्त कर सके जिस स्तर पर एक सेवारत लोक सेवक प्राप्त करता है। 3.2.3.1.5 है मंजूरियों का शीघ्र निपटान करना। आयोग को यह प्रतिवेदन किया गया है, कई बार सरकार से अभियोजन के लिए मंजूरी प्राप्त करने में पर्याप्त रूप से विलंब हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो पाती। भाई देखिए, भ्रष्टाचार का यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। जैसे कि बात दिया गया है कि कई बार सरकार से अभियोजन के लिए मंजूरी प्राप्त करने में पर्याप्त रूप से विलंब हो जाता है। भारत सरकार में भी 140 करोड़ जनता के बातों को सरकार के विभिन्न अधिकारियों द्वारा देखा जा रहा है। मान लिया जाए आपके पास 50 किताब रखा हुआ है और आपका जो लेटर है एक पन्ना का, वो 50वें किताब के नीचे उसका मतलब फाइलिंग किया गया है। जो इनकमिंग आउटगोइंग रजिस्टर होता है, जिस तरीके से रेफरेंसिंग किया जाता है लेटर का, तो उसका नंबर कब आएगा? 50 किताब के बाद आएगा। तो आप तो भाई बहुत ही ज़रूरी विषय भी हो सकता है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं तो पहले 50 किताब 50 फाइल पूरी कुतुबा को देखेंगे, तभी तो आपका 51 वाला चीज़ देखेंगे। इसमें मान लिया कहीं विलम्ब हो रहा है, तो यहाँ पे बात लिखा गया है कि मंजूरी प्राप्त करने में पर्याप्त रूप से विलम्ब हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो सरकारी अधिकारी अपना स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं, उसको भी समझिए। ऐसा न कि इसके अलावे आपने कह दिया कि भ्रष्ट है, हमसे घूस मांगने के लिए कर रहे हैं, तो भैया घूस देंगे तब हमारा काम पहले हो जाएगा। थोड़ा बहुत प्रक्रिया में टाइम लगता है, इसलिए इनकमिंग रजिस्टर आउटगोइंग रजिस्टर में सारा चीज़ वो लोग मेंटेन करते हैं। तो पहले ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो ऑटोमेटिकली उसमें टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन फिर जब उसका टाइम आता है उसमें रिकमेंड करते हैं। हाँ, लेकिन हो सकता है उसमें विलम्ब हो सकता है। अब कोई मतलब अत्यावश्यक विषय हो, अत्यावश्यक विषय को तुरंत सूचित करने की प्रक्रिया क्या हो सकती है? उनको अलग से कोई रिकमेंडेशन लेटर ला दिए और भी कोई से, तो लोग कोशिश करता है कि जो आवश्यक विषय हो उनको तुरंत निपटारा किया जा सके। आयोग का यह मत है कि जहां सरकार सक्षम प्राधिकारी होती हैं वहां पर मंजूरी प्रदान करने के लिए एक प्रणाली बना दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे ऐसे मामलों की प्रक्रिया में विलम्ब न हो सके। आयोग यह सिफारिश करना चाहेगा कि संघीय सरकार के स्तर पर अभियोजन के लिए मंजूरी की प्रक्रिया किसी सशक्त समिति द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सरकार के विभागीय सचिव हों। इन दोनों के बीच किसी मतभेद होने की स्थिति में इसका समाधान विषय को पूरे केंद्रीय सतर्कता आयोग के समक्ष रख कर किया जाना चाहिए। यदि सरकार के किसी सचिव के विरुद्ध मंजूरी मांगी गई हो तो सशक्तिकरण समिति में मंत्रिमंडल, सचिव और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त शामिल होने चाहिए। 3.2.3.2 में सिफारिशें हैं। कब ऐसे किसी लोक सेवक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, जिसे रंगे हाथों पकड़ा गया अथवा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक की संपत्ति के मामले में। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए कि स्वीकृति देने वाले प्राधिकारियों को बुलाना न पड़े और इसके बजाय समुचित प्राधिकारी द्वारा कागजात प्राप्त करके न्यायालयों के समक्ष पेश कर दिए जाएँ। संसद अथवा विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी को क्रमशः संसद सदस्य और विधायकों की स्वीकृति दिए जाने के लिए पदासीन किया जाना चाहिए। और सेवारत लोक सेवकों पर अब तक लागू कानूनी कार्रवाई के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता अवकाश प्राप्त लोक सेवकों पर भी उनके द्वारा सेवा के दौरान निष्पादित किए गए काम के लिए लागू होगी। धारा 19(1) में अनुबंध है कि मंजूरी उस प्राधिकारी द्वारा दी जानी चाहिए जो अभियुक्त लोक सेवक को हटाए जाने के लिए सक्षम है। इसके लिए धारा 19 में संशोधन किया जाना आवश्यक है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए वैधानिक ढांचा।
अंग ऐसे सभी मामलों में जहां भारत सरकार कानूनी कार्यवाही करने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए अधिकृत हों, वहां इस अधिकार को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सरकार के विभागीय सचिव की आधिकारिक समिति को प्रत्यायोजित कर दिया जाना चाहिए। दोनों व्यक्तियों के बीच मतभेद हो जाने के मामले में इसे पूरे केंद्रीय सतर्कता आयोग के समक्ष रखकर सुलझाया जा सकता है। यदि स्वीकृति भारत के सचिव के विरुद्ध आवश्यक हो तो आधिकारिक समिति में मंत्रिमंडल सचिव और केंद्रीय सतर्कता आयोग शामिल हों। इसी प्रकार के प्रबंध राज्य स्तर पर भी किए जा सकते हैं। सभी मामलों में कानूनी कार्यवाही या अन्यथा स्वीकृति प्रदान करने वाला आदेश 2 माह के भीतर जारी किया जाएगा। अस्वीकृति के मामले में अस्वीकृति के कारणों को संबंधित विधायी मंडल के समक्ष वार्षिक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब है 3.2.4 भ्रष्ट लोक सेवकों द्वारा क्षतिपूर्ति करने का दायित्व। 3.2.4.1 जहां एक और लोक सेवकों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्ट कृत्य के कारण वे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सजा के पात्र हैं, वहीं दूसरी ओर गलत काम करने वाले के लिए कोई सिविल दायित्व नहीं है और न ही किसी ऐसे व्यक्ति संगठन की प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधान है जिसके प्रति गलत काम हुआ या जो लोक सेवक के कदाचार के कारण पीड़ित हुआ। संविधान संचालन समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग ने उन मामलों में दायित्व के नियतन के लिए बृहत् कानून को अधिनियमित करने की सिफारिश की थी, जहां लोक सेवकों ने अपने असद्भावपूर्ण कृत्यों से सरकार को नुकसान पहुंचाया। पैरा 6.17 3.2.4.2 उच्चतम न्यायालय ने पेट्रोल पंपों के अनुचित आवंटन के मामलों में अनुकरणीय क्षतिपूर्ति को अवश्य लगाई, परंतु एक समीक्षा याचना में इस आदेश को बाद में विपरीत कर दिया गया, जिसमें न्यायालय ने निर्णय दिया यद्यपि लोक सेवकों के विरुद्ध अनुकरणीय प्रतिपूर्तियों के आदेश दिए जा सकते हैं, परंतु ऐसा करना इन मामलों में न्यायपूर्ण है। आयोग का यह मत है कि उन मामलों में जहां लोक सेवक अपने भ्रष्ट कृत्यों से सरकार या नागरिकों को कोई हानि पहुंचाते हैं तो उन्हें इस पर हुई हानि को पूरा करने का पात्र बनाया जाना चाहिए और इसके अलावा उसे क्षतिपूर्ति करने का पात्र भी बनाया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में एक अध्याय को जोड़कर इसका प्रावधान किया जा सकता है, जहां ऐसी क्षतिपूर्ति का भुगतान देय होगा। क्षतिपूर्ति को आंके जाने के सिद्धांत और उन लोगों को क्षतिपूर्ति देने के मानदंड जिनके साथ गलत किया गया है, ऐसे मामलों के हालातों को स्पष्ट रूप से लेखबद्ध किया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हों ताकि सद्भावपूर्ण भूलों को ऐसी क्षतिपूर्तियों का आदेश देने में ही खत्म न कर दिया जा सके, अन्यथा लोक सेवक स्वच्छ और शीघ्र ढंग से निर्णय लेने में हतोत्साहित होंगे। सिफारिशें 3.2.4.3 की क आपराधिक मामलों में दंड के अतिरिक्त कानून में प्रावधान होना चाहिए कि ऐसे लोक सेवकों को जो अपने भ्रष्ट क्रियाकलापों से राज्य या नागरिकों को हानि पहुंचाते हैं, वे इस हानि को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हों और इसके अतिरिक्त हट जाने के लिए जिम्मेदार हों। इस बात को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में एक अध्याय को जोड़कर किया जा सकता है। 3.2.5 है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई में तेजी लाना। 3.2.5.1 है कि सुनवाई न्यायालयों द्वारा मामलों का निपटान करने में लगने वाले औसतन समय में वर्षों से वृद्धि होती रही है। 1996 के अंत तक सुनवाई के लिए निलंबित मामलों की संख्या 8,225 थी, जबकि वर्ष 2005 के अंत तक सुनवाई के लिए निलंबित मामलों की संख्या बढ़कर 12,703 हो गई। वर्ष 2005 में पंजीकृत मामलों की संख्या 3,008 थी। 2,162 मामलों में आरोप पत्र जारी किए गए थे और 2,048 मामलों की सुनवाई पूर्ण हो चुकी थी। ये आंकड़े राज्य भ्रष्टाचार निरोध स्कंधों द्वारा लिए गए मामलों से संबंधित हैं और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित भारत में अपराध से लिए गए। 3.2.5.2 में मामलों के विचारण में विलंब का एक प्रमुख कारण अभियुक्त द्वारा कभी एक दलील तो कभी दूसरी दलील देकर बार बार स्थगन की तारीखें लिए जाने की प्रवृत्ति है। अभियुक्त की ओर से यह प्रवृत्ति रहती है कि वह लगभग प्रत्येक अंतरिम आदेश को, चाहे वह किसी विचारण न्यायालय द्वारा विविध आवेदन पत्र पर ही क्यों न जारी किया गया हो, उच्च न्यायालय और बाद में उच्चतम न्यायालय में चुनौती देकर विचारण पर रोक आदेश प्राप्त कर लेता है।
अभियुक्त को दिए जाने वाले इस प्रकार के अवसरों पर दंड प्रक्रिया संहिता में अनुकूल प्रावधानों को लाकर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायाधीशों के लिए भी यह अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए कि वे किसी दी गई तारीख पर बुलाए गए और उपस्थित गवाहों की जांच कर लें। स्थगन तारीखें केवल विवश कारणों के लिए ही दी जानी चाहिए। 3.2.5.3 भ्रष्टाचार मामलों के शीघ्र विचारण को सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में निम्नलिखित उपबंध किए गए। क अधिनियम के अंतर्गत सभी मामलों पर विचारण विशेष न्यायाधीश द्वारा किए जाने होंगे। ख न्यायालय की कार्यवाही दिन प्रतिदिन के आधार पर की जानी चाहिए। ग कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही पर रोक के आदेश मंजूर की गई शास्ति में किसी चूक या अनियमितता के आधार पर तब तक नहीं जारी करेगा जब तक न्यायालय के विचार में उचित न्याय करने में विफलता न हो। 3.2.5.4 अधिनियम के अंतर्गत मामलों पर विचारण का अनुभव उन प्रावधानों के बावजूद निराशाजनक रहा है जिन्हें उस समय मार्ग में बाधक के रूप में समझा जाता था। यद्यपि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्टाचार मामलों पर विचारण करने वाले न्यायाधीशों को विशेष न्यायाधीश घोषित कर दिए गए हैं, फिर भी उन्हें अनेक अन्य गैर भ्रष्टाचार मामले दे दिए गए हैं जिनके परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार के मामलों के विचारण में विलंब हो जाता है। 3.2.5.5 है आयोग यह महसूस करता है कि भ्रष्टाचार मामलों में विचारण के विविध चरणों के लिए समय सीमा नियत करने की आवश्यकता है। ऐसा दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन लाकर किया जा सकता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि विचारण को दिन प्रतिदिन के आधार पर किए जाने के लिए विद्यमान प्रावधानों का पालन अति सावधानी से किया जाना चाहिए। 3.2.5.6 सिफारिशें हैं। तो सुनवाई के विविध चरणों के लिए समय सीमा नियत करने के लिए एक कानूनी प्रावधान लाने की आवश्यकता है। ऐसा आपराधिक दंड संहिता में संशोधन करके किया जा सकता है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जिन न्यायाधीशों को विशेष न्यायाधीशों के रूप में घोषित किया गया हो वे अधिनियम के अंतर्गत मामलों के निपटारे की ओर प्राथमिक ध्यान दें। जब अधिनियम के अंतर्गत पर्याप्त काम हो केवल तभी विशेष न्यायाधीशों को अन्य उत्तरदायित्व सौंपे जाने चाहिए। ग यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामलों की सुनवाई किए जाने वाले न्यायालयों की कार्यवाही को दैनिक आधार पर किया जाए और किसी विचलन की स्वीकृति न दी जाए। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अवांछित स्थगनों और परिहार्य विलंबों को रोकने के लिए दिशा निर्देश अधिकथित कर सकता है। अब अगली बात है निजी क्षेत्र में वित्त भ्रष्टाचार की चर्चा हम आगे करेंगे। तो यह एक बात है, इसको हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। जब चीज़ों को समझते हैं तो सारा चीज़ समझ में आएगा। आई होप कि आप लोग भी अपना इस पर विचार करेंगे और प्रस्तुत कक्षा में जो हमने अपनी बात रखी हैं इस पर आप भी अपना विचार करें अपने हिसाब से और स्वतंत्र रूप से आपकी विकसित हो विवेकाधिकार की शक्ति, एनालिटिकल एसी स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल। इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ध्यान से बोले सत्यनारायण भगवान की जाए। आगे की कथा हम बाद में आपके साथ साझा करेंगे। ओम नमः शिवाय।